नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आरटीएच बिल के विरोध में कोटा में विज्ञान नगर फ्लाईओवर के नीचे धरने पर बैठे डॉक्टर और पुलिस के बीच गुरुवार रात को हंगामा हो गया। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी महिला डॉक्टर नीलम को पुलिस ने बलपूर्वक अस्पताल पहुंचाया, जिसके विरोध में डॉक्टर्स ने हंगामा शुरू कर दिया और कॉमर्स कॉलेज चौराहे पर आकर जमकर नारेबाजी की और वहीं बैठ गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आरटीएच बिल के विरोध में कोटा में निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम बंद कर रखा है और 5 दिन से डॉक्टर्स का विज्ञान नगर फ्लाईओवर पर धरना चल रहा है। इसी धरने में डॉक्टर नीलम खंडेलवाल मंगलवार सुबह 11 बजे धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठ गई। पिछले 3 दिन से वह भूख हड़ताल पर थी और डॉक्टर्स का आंदोलन जारी था। इसी दौरान उनकी सेहत खराब होने लगी। गुरुवार सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और डॉक्टर्स से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने। इसके बाद प्रशासन की तरफ से डॉक्टर्स नीलम का चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स की टीम सुबह 11:30 बजे धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान विज्ञान नगर पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। डॉक्टर्स की टीम ने डॉक्टर नीलम का चेकअप किया और उन्हें अनफिट बताया। 3 दिन से भूख हड़ताल पर रहने के चलते उन्हें धरना स्थल पर बैठे रहने के लिए अनफिट करार देते हुए उनके लिए खतरनाक बताया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए कहा गया, जिसके बाद काफी समझाइश की, लेकिन डॉक्टर नीलम ने धरना स्थल से जाने से इनकार कर दिया। देर शाम को करीब 7 बजे फिर से प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर नहीं मानी। इसी बीच धरना स्थल पर रात 8 बजे सुंदरकांड का आयोजन किया गया। प्रशासन से पुलिस को डॉक्टर नीलम की सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने के निर्देश मिले। पुलिस भी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद संगठन में कई और बदलाव होने की संभावना है। टॉप लेवल से लेकर जिला और ब्लॉक लेवल तक फेरबदल किए जाने की संभावना है। चुनावी साल होने के कारण इन बदलावों को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को बदलावों की शुरुआत के तौर पर ही देखा जा रहा है। आगे अब प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव को भी बदला जा सकता है। संगठन की टीम भी नए सिरे से बनेगी। चुनावी साल में बीजेपी उसी टीम को लेकर मैदान में उतरेगी। इसमें सभी गुटों को साधने की कोशिश हो सकती है। आमतौर पर हर अध्यक्ष संगठन में अपनी टीम बनाता है। सीपी जोशी के आने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिलों तक कुछ बदलाव जरूर होंगे। 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव और फिर उनके 5 माह बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संगठन के स्तर पर होने वाली नियुक्तियों का काम जल्द होने के आसार हैं। सीपी जोशी की पहली सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सब धड़ों को साथ लेकर चलना और उनमें स्वीकार्यता बरकरार रखने की होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि संगठन की टीम में सीनियर और नई जनरेशन का गुड मिक्स रखा जाएगा। असंतुष्ट नेताओं को भी इसी के जरिए साधा जाएगा। सीएम फेज के दावेदार नेताओं को भी अहमियत देकर ईगो सेटिस्फेक्शन की दिशा में काम हो सकता है। सीपी जोशी ने कल गुटबाजी के सवाल पर कहा था कि जिस तरह की चर्चाएं पहले होती थी वे अब नहीं होगी। सबको साथ लेकर कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। नए प्रदेश अध्यक्ष अब चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने का भी टास्क होगा। इस बार बीजेपी माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के मॉडल पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में चुनावी कमेटियां बननी है। चुनावी कमेटियों के कैंपेन कमेटी सबसे अहम है। उसमें शामिल चेहरों से आने वाले दिनों का सियासी नैरेटिव तय हो जाएगा। चुनावी कमेटियों में शामिल चेहरों पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन इनमें जो भी चेहरे शामिल होंगे उनसे भावी लीडरशिप की दिशा पर संकेत भी मिल जाएगा। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के बदलने के बाद संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी के स्तर पर भी बदलाव होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। संगठन महामंत्री के पद पर लंबे समय से बदलाव की चर्चाएं हैं। बीजेपी में यह पद बहुत अहम होता है क्योंकि आरएएस से समन्वय का काम संगठन महामंत्री के जिम्मे होता है। मौजूदा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बीजेपी के सत्ता में रहते हुए राजस्थान भेजा गया था। उनकी जिम्मेदारी में बदलाव का फैसला भी जल्द होने की संभावना है। बीजेपी के माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के गुजरात मॉडल को राजस्थान में नए रूप में पहली बार आजमाने की तैयारी है। इस मॉडल के जरिए हर कार्यकर्ता को बूथ के लेवल पर चुनिंदा वोटर्स से लगातार संपर्क में रहने का टास्क है। वोटर्स को वोट डलवाने तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। गुजरात में बीजेपी इस मॉडल को सफलता से आजमा चुकी है। इस मॉडल के बिना बड़े चेहरे भी चुनाव जीतने का मैकेनिज्म तैयार किया है। इस मॉडल को हर चुनाव में अपनाया जा रहा है। नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने बिना बड़े नेताओं के चेहरों वाले मॉडल को अपनाकर चुनाव में रिजल्ट लाने का टास्क रहेगा। बीजेपी ने इस मॉडल की हर स्तर पर ट्रेनिंग दे दी है। पहले अपनाए गए विस्तारक मॉडल में सुधार करके यह व्यवस्था बनाई गई है।
खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए चुनावी साल में नाराज नेताओं को मनाने और पावर डिसेंट्रलाइज करने की मांग उठाई है। खाचरियावास ने सचिन पायलट से नाराजगी नहीं होने की बात दोहराते हुए उन्हें जनाधार वाला नेता बताया है। खाचरियावास ने कहा, गहलोत को सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो। ऐसे कैसे चलेगा? तुम तो सामने वाले के लिए करना होता है, आपको स्पेस देना होता है। मैंने कांग्रेस की मीटिंग में एक बार कहा था कि कम से कम 4-5 नेता तो तैयार करें। पार्टी को सत्ता में वापस लाना है तो नेता तो तैयार करने ही होंगे। सब कुछ मैं ही हो जाऊं ये नहीं चलता है। खाचरियावास ने कहा, गहलोत साहब को किसी से भेदभाव करने का हक नहीं है। जितना इस पार्टी ने गहलोत साहब को दिया है उतना किसी को नहीं दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेकर हर नेता के गहलोत साहब को पद दिए। कांग्रेस हाईकमान ने उन पर विश्वास करके 3 बार सीएम बनाया। अब उन्हें एक एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए काम करना चाहिए। खाचरियावास ने कहा, गहलोत साहब को अब भीष्म पितामह की भूमिका में आना चाहिए। पूरे राजस्थान में नए लोगों को जोड़ना चाहिए। कोई नाराज है तो उसे राजी करना मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी थोड़ी है। राज आप कर रहे हो और भाई साहब सत्ता आपके पास है। आखिरी सांस तक तो राजनीतिक हम भी करेंगे, तो क्या अब बच्चों से लड़ेंगे? ये क्या अच्छा लगता है? खाचरियावास ने कहा, गहलोत साहब अच्छे नेता हैं, उनकी 1000 अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन आदमी को सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो। ऐसे कैसे चलेगा? चाहे कोई हो, आपको दूसरे के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को ये थोड़ी करना चाहिए कि ये अफसर मेरा है, ये मंत्री मेरा है। जब लड़ाई चली तो सब विधायकों ने गहलोत साहब का साथ दिया था। खाचरियावास ने कहा, भैरव सिंह शेखावत मेरे बड़े पापा थे, वे भी जब तीसरी बार सीएम बने थे तो उनकी आदत भी सेट हो गई थी। फिर फला अफसर अच्छा है, ये रास्ते अच्छे हैं, यह शहर अच्छा है, उनकी चॉइस सेट हो गई। वे जिद्दी हो गए थे। वे केवल उस समय एक अफसर के भरोसे रहे और उसी अफसर ने बेड़ा गर्क कर दिया। भैरव सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता से जनता को बहुत उम्मीदें थी। खाचरियावास ने इशारों में गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, तीसरी बार कोई भी सीएम बने, आप किसी पर भरोसा नहीं करो। जिद्दी हो जाओ, मनमानी करने लोगों की। सब कुछ मैं ही करूं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, यह नहीं चलता। कभी कोई पार्टी मैं से नहीं चलती, हमसे चलती है। किसी नेता को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति के भरोसे सत्ता नहीं चलती। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि केवल अकेले के दम पर राज आता है। पूरी टीम मिलकर काम करती है और सामूहिक लीडरशिप में काम होता है। 200 विधानसभा सीटों पर मैदान में आपके पॉपुलर लोग निकलते हैं, तब जीत मिलती है। किसी एक नेता के भरोसे ही पार्टी थोड़ी चलती है। खाचरियावास ने कहा, अब सचिन पायलट के पीछे ही पड़े रहोगे क्या? सचिन पायलट को यूज तो करना ही पड़ेगा। सचिन पायलट का भी अपना आधार है। पार्टी के हर नेता का आधार जनाधार है। उन्हें सबको साथ लेकर काम करना होगा। संजीवनी घोटाले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार को अभियुक्त बताए जाने के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सियासी लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर मानहानि केस में अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी करने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीएम अशोक गहलोत को समन जारी करने के आदेश पर अब 24 मार्च को फैसला आ सकता है। संजीवनी घोटाले को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बयान को मानहानि बताते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में केस दायर किया था। मानहानि केस की शुरुआती सुनवाई के बाद अब समन जारी होने हैं। इसमें गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। समन जारी होने के बाद इस मामले में आगे का एक्शन तय होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा पेश हुए। विकास पाहवा ने तर्क दिया कि 2019 में दर्ज एफआईआर के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेबुनियाद आरोप लगाए। पूरे परिवार को अभियुक्त बताया गया। इस वजह से मानहानि हुई है, प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस चलना चाहिए। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह ने मामले में प्री समन जमा करने और सबूतों को दर्ज करने के बाद 24 मार्च को समन जारी करने पर आदेश के लिए मामले को लिस्टेड किया है। अब 24 को समन जारी होने पर फैसला हो सकता है। गजेंद्र सिंह ने कोर्ट में दायर मामले में तर्क दिया था कि संजीवनी घोटाले की चार्जशीट में कहीं उनका नाम नहीं है। एक बार भी एसओजी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। एसओजी जांच में भी कहीं उन्हें आरोपी नहीं माना। सीएम ने इसके बावजूद उनकी दिवंगत मास्ताजी तक को अभियुक्त बताकर मानहानि की है। सीएम अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह और उनके पूरे परिवार के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा था कि संजीवनी घोटाले में इनके परिवार के लोग शामिल हैं। गजेंद्र सिंह के पिता, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले 5 लोग उनमें शामिल हैं।
इनकी माताजी का निधन हो गया है। इनका पूरा परिवार शामिल है। इस मामले में लगभग 50 आरोपी हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर भयंकर आरोप है, प्रधानमंत्री ने ऐसे आदमी को मंत्री बना रखा है। गहलोत ने 2 दिन पहले जोधपुर दौरे के दौरान भी संजीवनी घोटाले पर गजेंद्र सिंह पर आरोप लगाए थे। जोधपुर में गहलोत ने कहा कि इस सोसाइटी में सब कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत की चलती है, वही सब कुछ है। संजीवनी में इनके परिवार के लेन देन हुए हैं। मेरे खिलाफ उन्होंने मानहानि का केस किया है। मैं तो तैयार हूँ भुगतने के लिए, क्योंकि लाखों लोगों को अगर पैसा वापस मिलता है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। सजा भुगतने से लाखों लोगों का भला होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस कमिश्नरेट की कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस ने 500 ग्राम अवैध अफीम के दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक बिजनेसमैन को किडनैप करने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस की टीम ने उसे आज सूचना और तकनीकी माध्यम से जानकारी जुटाकर गिरफ्तार किया। कुड़ी थानाधिकारी सुमेर दान चारण ने बताया कि 10 मार्च को थाने में बिजनेसमैन का किडनैप कर बंधक बनाने की वारदात में मुख्य आरोपी अनिल बिश्नोई फरार चल रहा था। उसको पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम को आज सूचना व तकनीकी माध्यम से जानकारी मिली है कि फरार आरोपी अनिल बिश्नोई रात में प्रतापगढ़ से अवैध मादक पदार्थ को लेकर जयपुर आ रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने शताब्दी सर्कल पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान फरार आरोपी अनिल बिश्नोई को पकड़कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास 500 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ। आरोपी बिजनेसमैन ज्वाला राम किडनैप कर पोपावास गांव के पास सुनसान जगह ले गया। इसके बाद उसके परिजनों से 20 लाख की फिरौती मांगी। इस घटना में पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। राजस्थान में सतीश पूनिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को युवा जाट महासभा की ओर से सतीश पूनिया को हटाने के बाद बीजेपी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जाट समाज के नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के बाहर पीएम मोदी और नड्डा का पुतला भी फूंका। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जाट समाज का इसी तरह अपमान किया गया तो आने वाले चुनाव में देश भर में जाट बीजेपी को जड़ से मिटा देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से सतीश पूनिया को हटाने के विरोध में युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप देवा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिस तरह जाट नेता सतीश पूनिया को पार्टी ने हटाकर अपमानित किया है, उससे पूरे समाज में नाराजगी है। जिस व्यक्ति ने 3 साल तक दिन रात मेहनत कर पार्टी को खड़ा किया, उस व्यक्ति को चुनाव आते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये न केवल पूनिया का अपमान है बल्कि पूरे जाट समाज का अपमान है। बीजेपी पार्टी का ये निर्णय बहुत गलत है, जिसे जाट समाज किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पार्टी के फैसले से समाज का हर युवा आक्रोशित है। ऐसे में जरूरत पड़ी तो हम किसी भी स्तर पर जाएंगे, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कुलदीप ने कहा कि बीजेपी ने सतीश पूनिया की राजनीति हत्या की है। चुनाव से पहले उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर उन्हें निर्दलीय विधायक की तरह कर दिया। ये सब निर्णय राजनीति से प्रेरित होकर लिया गया है। केंद्र सरकार जाट विरोधी है। मोदी सरकार लगातार जाट समाज की उपेक्षा कर रही है। इसका परिणाम उन्हें चुनाव से भुगतना पड़ेगा। कुलदीप ने कहा कि बीजेपी इस गलतफहमी में ना रहे कि पूनिया अकेले हैं। जाट समाज पूनिया के साथ खड़ा है। इससे पहले भी बीजेपी जाट समाज को नजरअंदाज करती आई है। मोदी सरकार में शुरुआत से जाट समाज को हाशिए पर रखा गया है। भाजपा कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, मेरा 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। नए अध्यक्ष पार्टी को और आगे ले जाएंगे। जो लोग भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति पर नगर निगम के सांझे में नव संवत्सर के उपलक्ष्य में गुरुवार को गांधी ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ। इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। शास्त्री ने अपने भाषणों में कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि कुंभलगढ़ किले में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें हटाकर भगवा लगाना है। वहीं कथा मर्मज्ञ पंडित देवकी नंदन ठाकुर ने भी उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि क्या दोष था टेलर कन्हैया लाल का, सिर्फ ये कि उनकी एक वक्तव्य का समर्थन कर दिया। समर्थन करने पर ये तालिबान सोच महाराणा प्रताप की भूमि पर आखिर कैसे पहुंच गई? अभी तक कन्हैया के हत्यारों को सजा क्यों नहीं मिली? वो कैसे जिंदा है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेवाड़ को वो धरा है जहाँ की माता बहनें ही नहीं, घोड़ा चेतक और रामप्रसाद नाम का हाथी भी वीर होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अफगानिस्तान देश में भी हिंदू निवास करते थे। ये देश महाराव बप्पा रावल के समय बसा था। उन्होंने मेवाड़ की हाड़ी रानी के खुद के सिर काटने के बलिदान का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि बप्पा रावल, नागभट्ट, कुलकेसी जैसे राजाओं ने मिलकर 60,000 अरबों की सेना को परास्त कर ईरान भेज दिया था। तुम्हारे अंदर भी अगर ये खून है तो धर्म विरोधी को बाहर भेजना होगा।
उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा में पत्थर फेंकने में अच्छा लगता हो, पालघर में संतों की हत्या की जाती हो, ऐसे कृत्य करने वालों को भारत में रहने की आवश्यकता है। भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। वे आगे बोले, मैं कोई राजनीति करने या चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं तो 2 कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का आध्यात्म बर्बाद नहीं करता। बांसवाड़ा के संत उत्तम स्वामी ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जब जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही है और रहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मेरे साथ चलिए, पाकिस्तान में हम लोग स्थापना करेंगे, चीन और जापान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। स्वामी ने कहा कि मैं अन्य धर्म के लोगों का कहना चाहता हूँ कि अपने 500 से 1000 साल पहले भी पूर्वजों को याद करिए। उन्होंने पूर्वजों में कोई राम होगा तो कोई कृष्ण होगा तो कोई अर्जुन निकलेगा। स्वामी ने कहा कि सामूहिक भजन, सामूहिक भोजन और हनुमान चालीसा पाठ की सलाह। कांडला हाईवे स्थित मंडारा थाना क्षेत्र के सोनेला गांव में गुरुवार देर शाम को ट्रॉले की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही जिला मुख्यालय स्थित ट्रोमा सेंटर रेफर किया। इस दौरान करीब आधा घंटे तक कांडला हाईवे बाधित रहा। मंडार थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि गुरुवार शाम को उन्हें फोन पर सूचना मिली कि सोनेला गांव के पास 2 ट्रॉलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी दल सहित घटनास्थल पर पहुंचे। मंडार थाने के कांस्टेबल ओम प्रकाश मौके पर पहुंच क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे ड्राइवर का शव निकालने के अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जबकि गंभीर घायल को इलाज के लिए मंडारा अस्पताल में रवाना किया। वहां प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे जिला मुख्यालय ट्रोमा सेंटर भेज दिया गया। मंडार थाने के कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि सड़क हादसे में शाहपुरा जयपुर निवासी कमलेश सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन का ड्राइवर श्री माधोपुर निवासी दीपक पुत्र रमेश कुमार सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के पश्चात मंडार और वहां से सिरोही अस्पताल के ट्रोमा सेंटर रवाना किया गया। गंभीर घायल की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि शव को निकालने में करीब आधा घंटा का समय लगा। इस दौरान करीब आधे घंटे तक कांडला राजमार्ग बाधित रहा। यूं ही बने रहे हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।